नमस्कार। आज के अखबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका गाइड ओजांग आज के प्रमुख अखबारों की खबरों और उनके विश्लेषण के साथ प्रस्तुत हूं। दोस्तों, आज के अगर खबरों की हाईलाइट के बारे में बात करें, उनकी हेडलाइंस के बारे में बात करें, जो घटना हुई है जहां पर 10 लोगों को जलाकर मार दिया गया, इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं, जो वीरभूमि इलाके में घटना हुई है, वो आज राष्ट्रीय चर्चा का विषय रही और होना भी चाहिए। आज इसमें हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वहाँ पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। यहाँ पर भी हमारे प्रधानमंत्री ने खुलकर बोलते हुए यहाँ पर न्याय दिलाने की बात कही है और उन्होंने बोला है कि दोषियों को माफ़ ना किया जाए। जिस तरह से वहाँ पर जो सत्ता दल है, जो तृणमूल कांग्रेस है, और उस तरह का जहाँ वहाँ पर उनकी मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, अन्य राज्यों में भी होती रहती हैं, और जो केंद्र में सरकार है वो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडा कर रही है, वो वाकई में एक बहुत ही इमेच्योर बयान माना जाएगा। क्यों इमेच्योर माना जाएगा? क्योंकि आप लोगों के जीवन को अपने राजनीतिक हथकंडे के लिए इस तरह प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये घटना दुखद है, बहुत दुखद घटना है, लेकिन इसको सिर्फ इसलिए कि राज्य सरकार की मशीनरी का फेलियर है, इसको स्वीकार ना करते हुए आप एक राजनीतिक दलों की बात करते हैं। और आश्चर्यजनक रूप से इतनी विभत्स, इतनी भयानक घटना का बहुत से देश के जो जाने माने सेकुलर हैं, अपने आप को लिबरल या मानवाधिकारवादी कहते हैं, वो इस पर कोई बहुत विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं। जबकि जब आप किसी भी तरह से मानववादी होने का या ह्यूमैनिटेरियन होने का आप जब दावा करते हैं, तो आप किसी भी राजनीतिक आपका ओरिएंटेशन है, आपका कोई भी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इनको देखकर आप कभी भी न्याय और अन्याय की बात नहीं करते हैं। आप मानव के खिलाफ, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति हो, किसी भी राज्य में हो, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसको मुखर होकर आप इसकी आवाज़ उठाएंगे। कई बार जिस तरह से हमें ये पिछले कुछ समय में ये विमर्श देखने को मिला है कि अगर मेरे फेवर में है तो मैं इसके बारे में बोलूँगा, अगर नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा, चाहे वो कितना सही हो या कितना गलत हो। ये पिछले कुछ समय से जो हमारे लिबरल्स हैं, जो बहुत अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, लगातार इस तरह से कार्य करते चले आ रहे हैं। वहाँ पर वो सेलेक्टिव हो जाते हैं, और जब आप सेलेक्टिव हो जाते हैं तो आपके ऊपर पक्षपात का आरोप लगता है। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में होने वाली ये घटना केंद्र राज्य संबंधों में एक बहुत ही अलग मोड़ लेकर आ रही है, और जिस तरह से हमारे बॉर्डर स्टेट्स में इस तरह का एक चिंता का विषय उभर रहा है, जिस तरह से आंतरिक सुरक्षा पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, वो बहुत ही चिंतनीय है। और ये जब केंद्र राज्य संबंध होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वनरेबल ये रिलेशनशिप होते हैं। भारत के संघीय ढांचे, भारत का जो संघीय स्वरूप है, उस पर क्वेश्चन मार्क भी आता है। इसमें कई पार्टीज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जुडिशरी हो। इस तरह से अगर हम बात करें तो कई पक्षों को एक साथ लेकर हमें दीर्घकालिक समाधान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि चाहे आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, जीवन अमूल्य होता है, जीवन की सुरक्षा अमूल्य होती है। तो आगे हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में इसके बारे में और क्या बातें निकल कर आती हैं और ये घटना किस तरफ जा रही है। लेकिन नो डाउट ये घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श जो है वो सेलेक्टिव होने लगे हैं, यानी कि किस पॉलिटिकल पार्टी का है, इसको देखते हम इसकी आलोचना करेंगे या नहीं करेंगे, किस धर्म का है, किस पंथ का है, किस जाति का है, इसके आधार पर आप उसकी आलोचना करते हैं या नहीं करते हैं। ये देश को एक गलत रास्ते पर लेकर जाएगा। ये नैरेटिव्स गढ़ने में जो है बहुत मददगार होगा, और ये नैरेटिव्स हमें राष्ट्रवाद से विमुख करते हुए एक अलग डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा विषय होता है, आंतरिक सुरक्षा एक ऐसा विषय होता है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो इस दुखद घटना के बाद हम अगले हर्षपूर्ण घटना की तरफ चलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो हर व्यक्ति को समझनी चाहिए, और वो है कि भारत ने पहली बार इन वर्षों में 400 अरब डॉलर से ज़्यादा बढ़कर निर्यात किया है। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनका स्टेटमेंट आया हुआ है, और इसमें जो बात की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही है कि भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लिया है। और इतने संकटों में, कोविड का संकट, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर और तमाम तरह की उठापटक के बाद अगर भारत 400 अरब डॉलर का निर्यात कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। इस निर्यात में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देने वाली है कि इसमें से लगभग 40 अरब डॉलर का जो निर्यात है वो कृषि
क्षेत्र का निर्यात है, बहुत बड़ा उत्थान है। और उसमें भी तमाम तरह के जैसे अमेठी का ज़िला, छोटे छोटे गौरीगंज का ज़िला, ये जो छोटे छोटे ज़िले हैं, जैसा दैनिक जागरण में बताया गया है, उसमें कृषि निर्यात, बासमती गेहूं, चीनी, मसाले, इनके निर्यात की बहुत बड़ी मात्रा है। और मैं पहले भी अपनी कक्षाओं में इस बारे में बात करता रहा हूं कि भारत का कृषि उद्योग जिस दिन उद्योग के रूप में डेवलप होना शुरू होगा, जिस दिन कृषि क्षेत्र ने अपने आप को उद्योग के रूप में अपना लिया, उस दिन भारत की क्षमता को पूरा विश्व देखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो बात है कि सरकार ने जो भी प्रयास शुरू किए थे, खासतौर पे एक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देना, लोगों को जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उनको बढ़ावा देने के जो प्रयास शुरू किए गए थे, जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था, वो धीरे धीरे अब अपना रंग दिखाने लगा है। और इस निर्यात की अगर बात करें तो इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने अमेरिका को 46% निर्यात किया, 46% हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने 96%, यानी प्रशांत क्षेत्र में जो हमारे क्वाड में हमारा जो मेंबर है, वो 96% हमने एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया का किया। और तीसरा जो सबसे बड़ा निर्यात हुआ है, 65% जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, वो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को हुआ है, जो कि बहुत आपने देखा होगा इससे पहले कि जो मुस्लिम देशों का संघ बनता है, इस्लामिक देशों का संघ बनता है, उसको वो हमेशा लीड करता रहा है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से यूएई में बदलाव की हवा चली और उसने बदलते हुए विश्व को पहचाना है, बदलती अर्थव्यवस्था को पहचाना है, और जिस तरह से उसने भारत के मूल्यों के साथ जुड़ा है, उसको पूरे विश्व में एक पार्टनर के रूप में भारत एक बहुत ही ताकतवर देश के रूप में दिखाई पड़ रहा है। और इस तरह का जो बदलाव है वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो उसी देशों के संगठनों के दम पर, जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के देश हैं, उन्हीं देशों के दम पर वो भारत को लगातार चुनौती देता रहा है। और इन देशों का भी बहुत लंबे समय तक जो एक पर्सपेक्टिव था वो भारत के खिलाफ था। लेकिन अब जिस तरह से हमारा व्यापार बढ़ रहा है, हमारी साझेदारी बढ़ रही है, भारत बहुत सशक्त होता चला जा रहा है। और भारत दक्षिणी एशिया में खासतौर पर अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा शक्ति संतुलन यानी कि पावर बैलेंस करने की हालत में है। अब इसी खबर के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। ये खबर हमें बहुत उल्लासित करती है, ये अभी आज की खबर है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी बताना चाहूँगा। अगर आप हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट्स पे भी गौर करेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, भारत पहली यानी फर्स्ट एडी से, फर्स्ट शताब्दी से हम शुरू करते हैं, और वहाँ से अगर हम बात करें तो भारत हमेशा से निर्यात के मामले में नंबर 1 रहा है। जब मैंने इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस पढ़ाई थी तो भी मैंने आपको आंकड़े दिए थे कि भारत पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में, भारत के पास शुरुआती दौर में हिस्सेदारी 42% से ऊपर थी, यानी पूरे दुनिया का 42% सामान हम भारतीय निर्यात किया करते थे। और जब भारत के निर्यात की मैं बात करता हूं तो हमारे गांव में, हमारे छोटे छोटे घरों में हमारे कुटीर उद्योग लगे हुए थे, लघु उद्योग लगे हुए थे, और भारत का हर व्यक्ति एक तरह से उत्पादन करता यानी प्रोड्यूसर हुआ करता था। हम कृषि में, हस्तशिल्प में, हम तरह तरह के हैंडलूम्स में, हैंडीक्राफ्ट में हम दुनिया में नंबर 1 हुआ करते थे। और हमारा निर्यात की जो तूती थी पूरी दुनिया में बोलती थी। अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट की ही बात करें तो अंग्रेजों से आने से पहले यानी मुगल काल के अंत तक भी भारत पूरी दुनिया का 17.5% व्यापार अकेले किया करता था। और इस व्यापार में जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी वो हमारे लोगों की हिस्सेदारी थी, भारत के लोगों की हिस्सेदारी थी। तो अगर ये खबर हमारे लिए बहुत सुखद एक जो है वो सूचना लेकर आ रही है, तो इस खबर में एक बात मैं और बता दूं कि हम भारतीय शुरुआत से ही बहुत ही शक्तिशाली रहे हैं, हमें बस उन्हें याद करने की ज़रूरत है। वक्त के थपेड़ों ने हमारी क्षमताओं के ऊपर एक धूल जमा दी है, हमारी स्मृतियों को विस्मृत कर दिया है, हमें वो भूलने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम भारतीय अपनी उस ताकत को पहचानें, अपनी उस क्षमता को पहचानें और हम आगे बढ़ें। निश्चित रूप से भारत को पश्चिम से कुछ बहुत ज़्यादा उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत को सिर्फ अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृतियों, अपने वर्क कल्चर को वापस रिवाइव करने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यात करके पूरी दुनिया का सोना चांदी हम अपनी तरफ खींचते थे और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज वही वक्त लौट रहा है और अगर हम भारतीय, हम जो युवा हैं, हम जो डेमोग्राफी का हमें एडवांटेज मिला हुआ है, अगर हम वापस एक गौरवशाली भारत की रचना करना चाहते हैं तो हमें इसी पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने छोटे छोटे भेदभावों को भूलकर, अपनी छोटी छोटी पहचानों में न उलझकर, अगर हम भारतवासी राष्ट्रीयता के रूप में उभर कर भारत के स्वर्णिम भविष्य को लिखने के इरादे से आगे बढ़ें तो वापस भारत उसी गौरव को हासिल कर सकता है जो सोने की चिड़िया कहा जाता। और ऐसा कई बार लोग सोचते हैं कि ये डाउटफुल है। अगर जिनको ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बड़ा मुश्किल है, तो वो
इन पश्चिमी विश्वविद्यालयों की जो रिपोर्ट है उनको पढ़ लें कि अतीत में बहुत लंबे समय तक, लगभग 1757 यानी प्लासी के युद्ध से पहले तक, अंग्रेजों के आने से पहले तक हम पूरी दुनिया में ज़बरदस्त व्यापार किया करते थे। हमें उसको रिवाइव करना है। तो पूरे इतिहास के 2/3 हिस्से पर हम पूरी दुनिया के सिरमौर हुआ करते थे। ज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृति, साहित्य, इन सभी में हम सबसे टॉप पे थे। तो वही वक्त उसको लौटाने का है, वो वापस उसको रिवाइव करने का। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर में जो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है और वो है कि भारत ने चीन के विदेश मंत्री जो भारत की यात्रा पर आने वाले, उनसे कहा है कि अपने काम से काम रखो। कल की महत्वपूर्ण खबर में जब इस्लामिक देशों के संगठन की मीटिंग हुई, उसमें चीन को भी इनवाइट किया गया था और वहां पर प्रधानमंत्री इमरान खान, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बात कही कि भारत की जो विदेश नीति है वो बहुत ही अलग हो चुकी है, ताकतवर हो चुकी है। और वहीं दूसरी बात, उन्होंने फिर से कश्मीर और फिलिस्तीन का राग अलापा। एक तो पहली बार ये अपनी हदों से निकलकर हमारे मामलों में दखल करते हैं। अभी भी इनका ये पुराना राग जो है वो अलाप रहे हैं कश्मीर। इनको पता है कि कश्मीर इनके हाथ से निकल जाएगा और इनको ये भी अब शायद एहसास हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत पीओके पे फिर से अपना दावा स्थापित कर दे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि चीन के विदेश मंत्री इसमें अपना राग अलाप गए और उन्होंने धीरे से ये बात बोल दी कि कश्मीर पर जो है वो भारत का रुख जो है वो अलग प्रकार का है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी चाहिए वो है इसमें भारत का एटीट्यूड, भारत का क्या कदम रहा। भारत ने चीन के विदेश मंत्री को कहा, भारत आ रहे हो तो इज्जत से आओ, भारत आ रहे हो तो इज्जत से आओ। ऐसा ना हो कि बेवजह के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो और हम भी तुम्हारे मामलों में हस्तक्षेप करें। यह हमारा आंतरिक मामला है। अब जरा देखिए, मैं पिछली क्लासेस में भी, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि भारत एक ऐसा उभरता हुआ देश हो चुका है जिसकी अपनी पृथक विदेश नीति है। वो अपनी विदेश नीति के साथ मजबूती से खड़ा है। यह सिर्फ भारत की सरकार की ताकत नहीं है, यह भारत के लोगों की ताकत है। भारत के लोग अपनी सरकारों में बहुत ज्यादा विश्वास करने लगे हैं और जब यह विश्वास एक रूप में जा रहा है तो ये बात बहुत, सरकारें बहुत मुखर होकर, बहुत ताकतवर होकर ये बात करिए। हमने चीन के विदेश मंत्री से कहा कि तुम अपने उइगर मुसलमानों के बारे में बात कर लो, आंतरिक मामलों में बात कर लो, हमारे बारे में बात बाद में करना। और कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है। हम किसी इंटरनेशनल बॉडी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं। हमें जब कश्मीर के मामले को निपटाना होगा हम निपटा लेंगे। हमने 370 हटाया है, हमें जरूरत होगी तो हम पीएके को भी मैटर कर लेंगे। तो ये हमारा इंटरनल मैटर है। अब इसी पर ही एडिटोरियल जो आया है, हर्षवी पंत का दैनिक जागरण में एडिटोरियल है, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है और उन्होंने उन्हीं बातों को एक्सप्लेन किया जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। इन्होंने कहा कि इस समय जो पूरी दुनिया है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मैंने इससे पहले की क्लास में आपको वीडियो में बताया था कि हम बाइपोलर वर्ल्ड में जी रहे हैं और सेम उन्होंने वही बातें यहां लिखी हैं, उसको मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने इस बात में कहा, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी बात आई है और ये दैनिक जागरण में भी बात आई है। इन्होंने कहा कि इस पूरी जो इस समय रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, इसमें पूरी दुनिया को अपनी विदेश नीति बदलनी पड़ रही है। इतना डार्क टाइम चल रहा है कि इसमें किसी एक मुद्दे पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे हालात हो रहे हैं कि अभी एक जो है, दो देश एक मुद्दे पर दोस्त हैं तो दूसरे पर दुश्मन बनते चले जा रहे हैं, विरोधाभासी होते चले जा रहे हैं। दुनिया में आज बहुध्रुवी यानी मल्टीपोलर बातें होती जा रही हैं। ऐसे में इन्होंने कहा है, हर्षवी पंत जो कि विदेश नीति के काफ़ी अच्छे जानकार माने जाते हैं, लगातार विभिन्न न्यूज़पेपर में ये अपने आर्टिकल लिखते हैं, इन्होंने कहा कि इतने कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में जहां देशों को अपनी विदेश नीति बदलना पड़ रहा है, भारत अपनी विदेश नीति के साथ ज़बरदस्त तरीके से खड़ा है और इतने मुश्किल हालात में भी वो ऐसा क्रिटिकल बैलेंस बना रहा है जिसकी कोई हद नहीं। और इस क्रिटिकल बैलेंस की आप बात देखिए कि जहां पर वो रशिया के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को भी मेंटेन करके चल रहा है, साथ ही साथ अमेरिका जो कि कभी बहुत मुखर विरोधी हुआ करता था, कई बार जब उसके मंत्री पाकिस्तान जाया करते थे तो भारत को बहुत असहज स्थिति में डाल देते थे, ऐसे स्टेटमेंट दे दिया करते थे, सैंक्शंस लगा दिया करते थे जहां पर भारत को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज क्वाड का मेंबर होने के बावजूद आज अमेरिका का राष्ट्रपति दबी जुबान में विरोध तो दर्ज कर रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ खुलकर कोई बात नहीं कह पा रहा। जहां भारत अपना स्टैंड क्लियर करके किसी भी पक्ष पे ना जाकर होने के बावजूद वो अपने पक्ष को रख रहा है, वो पुतिन से भी बात कर रहा है, यूक्रेन के हेड से भी बात कर रहा है कि आप इस युद्ध को खत्म करिए। साथ ही साथ भारत अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, भारत अमेरिका के साथ अपने व्यापार को बढ़ा भी रहा है।
और भारत विरोधी गुटों को साथ भी रहा है। तो ये अपने आर्टिकल में कहते हैं कि भारत इस समय का जो कॉम्प्लेक्स विश्व है उसमें अपनी विदेश नीति को बहुत ताकतवर तरीके से रख रहा है। भारतीय विदेश नीति के आलोचक जो खासतौर पर नेहरूवियन फैबिज्म, जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, उसके साथ जो जुड़े हुए हैं, उस रोमांस के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसको पचा नहीं पा रहे हैं कि ये कौन सा भारत है जो बड़ी मजबूती से अपनी विदेश नीति को पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। और इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी स्टैंड को ऐसे लिए हुए है कि दो विरोधी धड़ों को वो न सिर्फ साधे हुए, इसमें से अपने हित निकालकर बाहर किए जा रहा है। और जिस तरह से आज भारत ने चीनी विदेश मंत्री को दो टूक शब्दों में कह दिया कि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें, यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जिस तरह से चीन के रुख में नरमी आई है, जिस तरह से रशिया यह समझ रहा है कि आज एशिया में अगर पावर बैलेंस करना है, यूरोपियन शक्तियों से लड़ना है, तो भारत और चीन जैसे दो ताकतवर देशों की बहुत बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसी वजह से चीन आज भारत के खिलाफ एक कड़ा रुख नहीं अपना पा रहा है, वो काफ़ी नरम है। वो ये समझ रहा है कि जिस तरह से विश्व अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, भारत को किया जाने वाला निर्यात और भारत से साथ होने वाला व्यापार उसके अपने आप को जिंदा रखेगा, उसको लिब्रिकेंट देगा। जिस तरह से यूरोप में उठापटक मची हुई है, उसके बहुत बड़े व्यापार को नुकसान हो सकता है। यानी इस समय अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस समय पूरी दुनिया के केंद्र में शक्ति के रूप में आप भारत को उभरते हुए देखेंगे। आप वर्तमान सरकार को पसंद करें या ना करें, आप उसकी राजनीतिक विचारधारा के साथ जुड़े हों या ना जुड़े हों, यह राष्ट्र हम लोगों का है। सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन राष्ट्र अक्षुण्ण है, यह सर्वोपरि है। आज भारत का उभार हो रहा है। आज जो सरकारें होती हैं वो भारत के उभार का कार्य करती हैं। तो आज भारत का उभार हो रहा है। और अगर आप पूरे विश्व के परिदृश्य को देखें, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, भारत उसके केंद्र में आता जा रहा है। और भारत मुखर रूप से अपनी बात कहने, अपनी बात को मंचों पर लाने और अपने निर्णय लेने में सक्षम हो रहा है। गौरव के पल है हमारे लिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज के विश्लेषण में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, जहां पर आपको एक तर्क शक्ति आपकी डेवलप हुई, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अन्य वीडियो में आप और क्या चीजें इंक्लूड करना चाहते हैं वो भी मुझसे जरूर शेयर करें। अपने इस मित्र को विदा दें, जुड़े रहें, वीडियोस को शेयर करें, जरूरतमंद दोस्तों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।